नमस्कार, स्वागत है आपका फ्यूचर क्लासेज में। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर विलियन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन ए नर्मलता, बी मोललता, सी मोलरता और डी फॉर्मलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोललता, क्योंकि मोललता द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मोललता द्रव्यमान पर निर्भर करता है और द्रव्यमान ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, अर्थात ताप के बढ़ने या घटने से द्रव्यमान में कमी अथवा वृद्धि नहीं होती है। जबकि ऑप्शन ए नर्मलता, सी मोलरता और डी फर्मलता, ये तीनों के तीनों आयतन पर निर्भर करते हैं। आयतन पर निर्भर करते हैं और आयतन ताप के बढ़ने या घटने से प्रभावित होता है, इसलिए तीनों प्रभावित होते हैं। इसलिए ऑप्शन ए और सी गलत है, डी भी गलत है, ऑप्शन बी सही आंसर है मोललता। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? अनुसंख्य गुण किसे कहते हैं? अनुसंख्य गुण उन गुणों को कहते हैं जो किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसमें घनत्व विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान भी विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, ताप भी डिपेंड नहीं करता है। जबकि क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक उन्नयन एक अनुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि यह विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्वथनांक उन्नयन। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? ए विलायक के अणु, बी विलेय के अणु, सी जटिल आयन और डी सरल आयन। तो इसका सही आंसर है विलायक के अणु, ए विलायक के अणु। चौथा प्रश्न है, किसी घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को कहते हैं? घोलक का मतलब होता है विलायक, घोलक का मतलब है विलायक और घुल्य का मतलब है विलेय। तो किसी विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोललता। अगर यहाँ केजी के बदले लीटर दिया होता तो इसका सही आंसर मोलरता होता, लेकिन यहाँ पे 1 केजी दिया है और वो भी घोलक के अर्थात विलायक के, इसलिए इसका सही आंसर मोललता है। अगला क्वेश्चन है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं? ए एजियोट्रोपिक मिश्रण, बी असंतृप्त विलयन, सी अति संतृप्त विलयन, डी आदर्श विलयन। तो इसका सही आंसर है एजियोट्रोपिक मिश्रण। इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसे कहा जाता है एजियोट्रोपिक मिश्रण। अगला प्रश्न है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? ए राउल्ट नियम का पालन करता है, बी राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है राउल्ट नियम का पालन करता है। वैसे विलयन जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, और जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं अनादर्श विलयन। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अनादर्श विलयन। अगला क्वेश्चन है, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? तो हम लोग जानते हैं पाई बराबर होता है सी आर टी। तो यहाँ पाई के बदले पी लिखा हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पी बराबर सी आर टी। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि ए वहां का वायुमंडलीय दाब कम है, बी वहां का ताप कम है, सी वहां दाब ज्यादा है, डी वहां हवा ज्यादा है। तो क्वथनांक, सबसे पहले क्वथनांक क्या है? जब विलयन का वाष्प दाब, जब विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब का, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्वथनांक। तो जब वायुमंडलीय दाब ही कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से क्वथनांक भी कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वहां वायुमंडलीय दाब कम है।
अगला प्रश्न है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है मोलर सांद्रण। मोलर सांद्रण का मतलब क्या होता है? मोलर सांद्रण का मतलब है मोलरता। मोलरता। और मोलरता का फॉर्मूला होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बटा बटा विलयन का लीटर में आयतन। विलयन का लीटर में आयतन। पहले प्रश्न में क्या क्या दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है घोल का द्रव्यमान दिया हुआ है। घोल घोल का द्रव्यमान दिया हुआ है। घोल का द्रव्यमान कितना है? 234.2 ग्राम। और चीनी जो कि घुल्य है, चीनी चीनी क्या है? घुल्य है, इसको हम विलेय भी बोलते हैं, जो कि घुल्य है। घुल्य का द्रव्यमान कितना दिया है? वो दिया है 34.2 ग्राम। तो फिर इसमें विलायक कितना हो जाएगा? विलायक विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा 30.2 ग्राम माइनस 34.2 ग्राम, ये आ जाएगा 200 ग्राम। यहाँ पे विलायक क्या है? तो यहाँ पे विलायक है जल। ये जलीय विलयन है, इसलिए विलायक जल है, तो जल का द्रव्यमान कितना हो गया? 200 ग्राम हो गया। अब हमें यहाँ पे आयतन रखना है, तो आयतन के लिए हमें, आयतन तो दिया नहीं है, आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन आयतन बराबर क्या होता है? तो वो होता है द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान हमारा निकल के आया है 200 ग्राम बटा घनत्व। जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा 200 ml आयतन हो गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए विलेय के मोलों की संख्या, यानी चीनी के मोलों की संख्या चाहिए। तो चीनी के मोलों की संख्या कितनी होगी? चीनी के मोलों की संख्या, चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। तो चीनी के मोलों को निकालने के लिए सबसे पहले उसका अनुभार निकालना पड़ेगा। तो C12H22O11 का अनुभार कितना है? अनुभार, इसका अनुभार हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, गुने 12 जोड़ 1 गुने 22 जोड़ 16 गुने 11, तो ये आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। अब मोलों की संख्या कितनी होगी? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बराबर भार बटा अनुभार होता है। तो भार कितना है? भार दिया हुआ है 34.2 ग्राम बटा अनुभार है 342 ग्राम पर मोल। अब हम फॉर्मूला में रख देते हैं विलेय की मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या है 34.2 ग्राम बटा 342 ग्राम पर मोल बटा विलियन का लीटर में आयतन। तो विलियन का आयतन कितना है? 200 ml है। 200 ml 200 ml। और इसको अगर हम 1000 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा लीटर में। तो हमें मिलेगा 34.2 गुने 1000 बटा 342
342, सॉरी यहाँ गलत हो गया। 342 गुने 200। यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 100 से 200 दो बार में कट गया। 342 से 342 कट गया, तो यहाँ आया 1/2, 1/2 मोल पर लीटर, जिसे अगर दशमलव में हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मोल पर लीटर। इसको हम लिख सकते हैं 0.5 मोलर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ए, बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चारों गलत है। इसका सही आंसर है 0.5 मोलर। हमारा अगला प्रश्न है, केन शुगर के 5% एक घोल पदार्थ X के 1% घोल के आइसोटोनिक है, X का अनुभार निकालें। तो क्या क्या दे रखा है, पहले इसको देखते हैं। दिया है कि अगर मान लीजिए कि केन शुगर, अगर इसको मान लें कि यह पहला विलियन है और दूसरा है X, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे दिया है केन शुगर के 5% एक घोल पदार्थ। 5%, 5% का मतलब है कि केन शुगर का जो भार है, केन शुगर का जो भार है, इसको हम W1 मान लेते हैं। अगर 5 ग्राम है तो ये कितने ml में घुला हुआ है, कितने ml विलायक में घुला हुआ है। तो यहाँ V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा 100 ml मान लेते हैं। चूंकि 5% दे रहा है, तो 5% का मतलब ही हुआ कि 5 ग्राम घुला है 100 ml विलायक में। तो W2 क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा कितना, तो 1 ग्राम और कितना में घुला है, तो सेम है। 1% का मतलब होता है कि 100 ml में 1 ग्राम विलेय घुला हुआ है। यहाँ पे M1 दिया हुआ है 342 ग्राम पर मोल, जबकि M2 नहीं दिया है, यही हमें निकालना है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब होता है समपराश्री, समपराश्री। और समपराश्री विलयन किसे कहते हैं, तो जिनके परासरणी दाब समान होते हैं वो समपराश्री होते हैं। यानी अगर इसका परासरणी दाब पाई 1 हो और इसका परासरणी दाब पाई 2 हो, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी हम इसको समपराश्री कह सकते हैं। अब पाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई 1 बराबर हो C1RT, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है, CRT होता है। पाई बराबर होता है CRT, इसलिए पाई 1 बराबर हो जाएगा C1RT बराबर पाई 2 बराबर क्या हो जाएगा C2RT। RT से RT कट गया, क्या बचा C1 इज इक्वल टू C2 बच गया, जो क्या है, जो सांद्रण है। अब C1 बराबर होता है, C1 बराबर होता है, यहाँ पे C1 बराबर C2 एक बार लिख देते हैं। C1 बराबर होता है W1 इंटू गुना 1000 बटा M1 गुना V1 बराबर C2 क्या हो जाएगा, W2 गुना 1000 बटा M2 गुने V2। W1 कितना है, यहाँ W1 है 5 ग्राम गुना 1000 बटा M1 342 ग्राम पर मोल गुना 100 ml, 100 ml, यहाँ ग्राम पर मोल हो जाएगा, ग्राम पर मोल बराबर 1 ग्राम। W2 कितना है, W2 है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम गुना 1000 बटा M2 निकालना है और गुना V2 है 100 ml। तो 100 से 100 कट गया, 1000 से 1000 कट गया,
और यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला M2 बराबर 342/5 ग्राम पर मोल। 342/5 ग्राम पर मोल। इसको हम अगर दशमलव में बदलें तो ये मिलेगा हमें 68.4 ग्राम पर मोल। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, सी और डी गलत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिविलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है, विलियन की मोलरता क्या है? मोलरता पूछ रहा है। मोलरता बराबर क्या होता है? हम लोग क्या जानते हैं? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन का लीटर में आयतन। विलियन का लीटर में आयतन। विलियन का लीटर में आयतन। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है विलियन के 200 ml में, यानी विलियन का आयतन दिया हुआ है। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन बराबर 200 ml। इसको हम यहीं पे लीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि लीटर में ही रखना है फॉर्मूला में। तो 200/1000, तो ये हो जाएगा 1/5 लीटर। विलेय का भार भी दिया हुआ है। विलेय, विलेय यहाँ पे कौन है? विलेय है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम दिया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार है कितना? 2 ग्राम। विलेय के मोलों की संख्या यानी NaOH के मोलों की संख्या निकालनी है, तो पहले इसका NaOH का अनुभार निकालना पड़ेगा। NaOH का अनुभार क्या हो जाएगा? तो सोडियम का होता है 23 ग्राम पर मोल, प्लस ऑक्सीजन का 16, प्लस हाइड्रोजन का 1, ये हो गया 40 ग्राम पर मोल। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी हुई? विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है भार बटा अनुभार। भार बटा अनुभार। भार कितना है? तो भार है 2 ग्राम, बटा अनुभार कितना है? तो 40 ग्राम पर मोल। 2 से कट जाएगा, ये 20 बार में, ग्राम से ग्राम कट गया, ये हो गया 20 मोल। 20, 1/20 मोल, 1/20 मोल। अब फॉर्मूला में रख देंगे। विलेय के मोलों की संख्या कितना निकल के आया है? तो ये 1/20 मोल बटा विलियन का लीटर में आयतन कितना है? तो 1/5 लीटर। तो यहाँ हमें मिलेगा 5/20 मोल प्रति लीटर। इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/4 मोल पर लीटर। इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25, और मोल प्रति लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो मोलर लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है 0.25 मोलर, जो कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। ऑप्शन ए 48% HCl, ऑप्शन बी 22.2% HCl, ऑप्शन सी 36% HCl, ऑप्शन डी 20.2% HCl। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 20.2% HCl। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 0.01 मोलर ग्लूकोज विलियन की तुलना में
0.01 मोलर MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन है। ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी लगभग दुगुना, ऑप्शन सी लगभग 3 गुना, ऑप्शन डी लगभग 6 गुना। जानते हैं कि हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ, हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर होता है आई इंटू के एफ इंटू एम। यहाँ आई क्या है? तो आई है 1/2 गुणक, के एफ स्थिरांक है और एम सांद्रण है। यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, एक है ग्लूकोज और दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है MgCl2। दोनों के लिए हम 1/2 गुणक निकालते हैं, तो इसके लिए I बराबर क्या होगा? तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज जल में वियोजित नहीं होगा, इसके लिए 1/2 गुणक 1 हो जाएगा। और मैग्नीशियम क्लोराइड जल में वियोजित होगा और वियोजित होकर के एक मैग्नीशियम आयन बनाएगा और साथ में दो दो क्लोराइड आयन देगा। तो यहाँ पे कुल आयन कितने हुए? तो कुल आयन हुए 1 + 2 = 3, इसलिए इसका 1/2 गुणक हो जाएगा I = 3। अब अगर MgCl2 के लिए हिमांक में अवनमन डेल्टा TF1 मान लिया जाए, डेल्टा TF1 मान लिया जाए, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इस फॉर्मूला पे रख रहे हैं, तो I का मान MgCl2 के लिए कितना है? तो 3 है इंटू KF इंटू M, और डेल्टा TF2 और ग्लूकोज के लिए निकाला जाए तो I का मान है 1 गुणे KF इंटू M। यहाँ पे KF समान है, इसलिए समान है क्योंकि दोनों में विलायक सेम है, सेम विलायक जल ही है, इसलिए KF यहाँ पे समान होगा। अब हम निकालेंगे दोनों का अनुपात, डेल्टा TF1 बटा डेल्टा TF2। तो क्या आएगा? ये आएगा 3 इंटू KF इंटू M बटा 1 इंटू KF इंटू M। M से M कट गया, KF कट गया, तो TF1 बराबर क्या हो जाएगा? TF1 बराबर हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा TF2। तो यहाँ हम देखते हैं कि डेल्टा TF1 जो है वो कितना है? तो TF2 के 3 गुने के बराबर है, यानी इसका सही आंसर है लगभग 3 गुना, लगभग 3 गुना इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम नाइट्रेट में 1/2 गुणक होता है, कैल्शियम नाइट्रेट में 1/2 गुणक होता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट को अगर हम आयनों में तोड़ेंगे तो कितने आयन मिलेंगे? एक मिलेगा कैल्शियम आयन और मिलेगा नाइट्रेट आयन, दो आयन नाइट्रेट आयन के मिलेंगे। इस तरह से यहाँ पे कैल्शियम का एक आयन और नाइट्रेट के 2 आयन मिलाकर के हो गए 3 आयन, इसलिए इसका 1/2 गुणक हो जाएगा 3, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। अगला क्वेश्चन है, 0.1 मोलर BaNO2 के होल ट्वाइस मतलब बेरियम नाइट्राइट घोल का 1/2 गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर है। ऑप्शन ए 91.3%, बी 87%, सी 100% और डी 74%। यहाँ पर दिया है 1/2 गुणांक I बराबर 2.74 ये दिया है, और I बराबर होता क्या है? I बराबर होता है साम्यावस्था पर वियोजित मोलों की संख्या
वियोजित मोलों की संख्या, वियोजित मोलों की संख्या बटा प्रारंभ में कुल मोलों की संख्या, प्रारंभ में कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अगर बेरियम नाइट्रेट टूटेगा, बेरियम नाइट्राइट अगर टूटेगा तो कौन कौन से आयन देगा? तो इससे मिलेगा बेरियम आयन और साथ मिलेगा नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन, दो नाइट्राइट आयन मिलेंगे। मान लीजिए प्रारंभ में बेरियम नाइट्राइट का अगर 1 मोल है, बेरियम नाइट्राइट का अगर 1 मोल है, तो उस समय जब वियोजित नहीं हुआ है तो बेरियम आयनों की संख्या 0 और नाइट्राइट आयनों की संख्या भी 0। लेकिन साम्य अवस्था पर अगर इसमें से अल्फा मोल टूट गया, यानी 1 माइनस अल्फा रह गया यह, तो बेरियम आयन कितने मिलेंगे? तो जितने जितने बेरियम नाइट्राइट के अणु टूटेंगे उतने ही बेरियम आयन मिलेंगे और उसके दुगुने नाइट्राइट आयन मिलेंगे। तो साम्य अवस्था पर कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई? साम्य अवस्था पर कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, साम्य अवस्था पर कुल मोलों की संख्या बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा। इन तीनों को जोड़ देते हैं, अल्फा से अल्फा कट गया तो बचा 1 प्लस 2 अल्फा। अब 1 प्लस 2 अल्फा क्या हो गया? साम्य अवस्था पर कुल मोलों की संख्या हो गया। फॉर्मूला में हम इसको रख देते हैं, साम्य अवस्था पर वियोजित मोलों की संख्या 1 प्लस 2 अल्फा और बटा में प्रारंभ में कुल मोलों की संख्या। प्रारंभ में कितने मोल है? प्रारंभ में 1 मोल है और ये विघटन स्तर, ये 1/2 गुणांक दे चुका है 2.74 और विघटन स्तर पूछ रहा है, तो ये हो गया 2.74 दिया हुआ है, 2.74 1/2 गुणांक दिया है। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा बराबर 2.74। 1 को माइनस कर लेंगे 2.74 में से, तो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 1.74। इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा 1.74 बटा 2। भाग देंगे तो मिलेगा 0.87 और अगर इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा 87%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो क्वथनांक उसका अधिकतम होगा जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक आयन Na2SO4 में मिलेंगे, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 मोलर Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या है? यहाँ पे घोल का सांद्रण पूछ रहा है, घोल का सांद्रण क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर होता है CRT, और पाई यानी कि परासरण दाब दिया हुआ है, परासरण दाब पाई दिया हुआ है कितना? तो ये है 0.0821 बराबर C, यानी सांद्रण को ही पूछ रहा है, घोल का सांद्रण C को ही पूछ रहा है। ठीक है, तो C को ऐसे ही रख देंगे और R का वैल्यू होता है
0.0821 एटीएम लीटर प्रति मोल केल्विन इनटू टेम्परेचर भी दिया हुआ है 300 केल्विन, टेम्परेचर है 300 केल्विन। ठीक है, तो यहां से 0.0821 से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर एक बचा, इसलिए C बराबर बचेगा, C बराबर 1/300। इसको हम हल करेंगे तो इसका सही आंसर होगा 0.0033 0.0033 मोलर, जो कि इसका सही आंसर है। ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी में मिस्टेक किया है, यहाँ दशमलव के बाद एक और जीरो होना चाहिए, 0.0033 मोलर होना चाहिए, तब ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका हिमांक में अवनमन अधिकतम होगा? हिमांक में अवनमन किसका अधिकतम होगा? तो हिमांक में अवनमन क्या है? हिमांक में अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है, और अनुसंख्य गुणधर्म है विलेय अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो जिसमें अधिक आयन होंगे उसके हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं यूरिया आयनित नहीं होता है विलयन में, ग्लूकोज भी नहीं होता है, NaCl होता है, और साथ में K2SO4 पोटेशियम सल्फेट भी होता है। इसमें अगर NaCl आयनित होगा तो दो आयन मिलेंगे, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, जबकि K2SO4 आयनित होगा तो दो पोटेशियम आयन मिलेंगे और साथ में एक सल्फेट आयन मिलेगा। तो इसमें 3 आयन मिलेंगे, इसलिए इसका सही उत्तर है 18 का ए, K2SO4। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं। तो उस घोल को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे क्या दिया है? ग्लूकोज का भार दिया हुआ है, ग्लूकोज का भार दिया है, ग्लूकोज का भार कितना है? ये दिया है 18 ग्राम। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए 1 मोलर, बी 0.1 मोलर। तो ये मोलर और मोलल ही ऑप्शन में दिए हुए, यानी मोलरता या मोललता निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? तो यहाँ घोलक का द्रव्यमान दिया हुआ है, और जहाँ घोलक का द्रव्यमान दिया हो यानी विलायक का द्रव्यमान दिया हो, वहां पे हम मोलरता नहीं निकालते हैं, वहां पे हम मोललता निकालेंगे। ठीक है, तो मोललता निकालने के लिए हम लोग जानते हैं मोललता बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा विलयन, विलयन नहीं, सॉरी विलयन नहीं होगा, विलायक का होगा, विलायक का केजी में द्रव्यमान, केजी में द्रव्यमान। तो विलेय के मोलों की संख्या के निकालने के लिए सबसे पहले विलेय जो कि ग्लूकोज है इसका अनुभार निकालना पड़ेगा, C6H12O6 इसका अनुसूत्र होता है। इसका अनुभार क्या हो जाएगा? अनुभार, अनुभार बराबर हो जाएगा 12 गुने 6 जोड़ 1 गुने 12 जोड़ 16 गुने 100, ये आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। और विलायक का भार भी दिया हुआ है, विलायक का भार दिया हुआ है, विलायक का भार दे दिया है 1000 ग्राम। इसको केजी में बदलना है तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 बटा 1000 केजी, मतलब 1 केजी हो गया। अब फॉर्मूला में हम विलेय के मोलों की संख्या को रखेंगे, तो विलेय के मोलों की संख्या पहले कितनी होती है? तो विलेय के मोल बराबर होता है, मोल बराबर भार बटा अनुभार, भार बटा अनुभार, अनुभार। भार कितना है? तो भार है 18 ग्राम, अनुभार है 180 ग्राम पर मोल। तो 18 बटा 180, ये कट गया,
1/10 ग्राम पर 1/10 मोल हो गया। विलेय की मोलों की संख्या फॉर्मूला में रखेंगे 1/10 बटा में विलाय का केजी में द्रव्यमान एक ही है, इसलिए इसकी मोललता हो जाएगी 1/10 मतलब 0.1 मोलल। 0.1 मोलल। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आदर्श घोल नहीं है? निम्न में से कौन आदर्श घोल नहीं है? तो सबसे पहले हम कुछ आदर्श घोल और अनादर्श घोल को देखते हैं। सबसे पहले हम आदर्श घोल को लिख देते हैं। आदर्श घोल, आदर्श घोल। आदर्श घोल है का कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। बेंजीन तथा टॉलुइन, बेंजीन तथा टॉलुइन, बेंजीन तथा टॉलुइन आदर्श घोल के एग्जाम्पल हैं। हम फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि नाम लिखने में ज्यादा समय लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल है फ्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन। तीसरा एग्जाम्पल है नॉर्मल हेप्टेन मतलब C7H16 तथा हेक्सेन, C6H14। चौथा एग्जाम्पल एथिल ब्रोमाइड तथा एथिल ब्रोमाइड तथा एथिल आयोडाइड तथा एथिल आयोडाइड। ये सब के सब आदर्श घोल हैं। ये सब के सब आदर्श घोल के अंतर्गत आते हैं। अगला एग्जाम्पल है कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। यह भी आदर्श घोल है। और साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल है मिथाइल अल्कोहल CH3OH और इथाइल अल्कोहल तथा इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ये सब के सब आदर्श घोल है। इसी प्रकार कुछ अनादर्श घोल के भी हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जिससे इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अनादर्श घोल दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श घोल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक विचलन वाला होता है, एक होता है धनात्मक विचलन वाला। धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श घोल वाले अनादर्श घोल, अनादर्श घोल। और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन वाले, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श घोल, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श घोल। पहला एग्जाम्पल है एसिटल्डिहाइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड। एसिटल्डिहाइड और कौन? कार्बन डाइसल्फाइड। बेंजीन, बेंजीन के साथ एसीटोन, बेंजीन के साथ एसीटोन, यह भी धनात्मक विचलन वाला अनादर्श घोल है। तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन। चौथा जल
तथा एथेनॉल, जल और एथेनॉल C2H5OH। अगला एग्जाम्पल, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म और एथेनॉल C2H5OH, ये सब के सब धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श घोल के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ ऋणात्मक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन सबको आप लोग याद कर लेंगे, इससे ये होगा कि कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसमें पहला एग्जाम्पल हो जाएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH और पीरिडीन, पीरिडीन ये ऋणात्मक विचलन में चला जाएगा। क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म के साथ एसीटोन, तीसरा एग्जाम्पल, क्लोरोफार्म के साथ में बेंजीन, ये ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श घोल है। जल के साथ, जल के साथ HCl और पांचवा एसीटोन के साथ, एसीटोन के साथ एनिलीन, इसके साथ में एनिलीन, सब के सब ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श घोल हैं। अब इसमें से चलिए खोजते हैं कि निम्न में से कौन आदर्श घोल नहीं है। आदर्श घोल नहीं है मतलब वो अनादर्श घोल है, या फिर वो धनात्मक विचलन वाला हो या फिर ऋणात्मक विचलन वाला हो। तो इसके सही आंसर देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है बेंजीन प्लस टॉलुइन, दूसरा ऑप्शन है मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफार्म तथा एसीटोन, और चौथा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो इसका सही जवाब ढूंढिए क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्लोरोफार्म प्लस एसीटोन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्लोरोफार्म और एसीटोन का जो घोल होता है वो आदर्श घोल नहीं है। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो फिर वही बात, जहां आयनों की संख्या अधिक होगी विलेय अणुओं की संख्या अधिक होगी, क्योंकि क्वथनांक अनुसंख्य गुणधर्म है और यह अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जल में 1% NaCl। 22 नंबर क्वेश्चन है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई है। तो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई निकालने के लिए हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में उन्नयन होता है वो होता है KB इंटू एम, यानी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक गुणे सांद्रण। यहां से हम KB निकाल लेंगे, KB बराबर क्या आएगा, तो KB बराबर मिलेगा डेल्टा टीबी बाई एम। अब डेल्टा टीबी इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है केल्विन बाई मोललता का मात्रक क्या होता है, तो मोल प्रति केजी। अब बटा में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल। तो केल्विन केजी पर मोल कौन सा ऑप्शन है, इसको ऐसे भी लिखते हैं केल्विन केजी पर मोल। तो ये सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है समपराश्री विलयन के क्या बराबर होते हैं। तो समपराश्री विलयन के मोलर सांद्रण बराबर होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी क्लोरोफार्म और एथेनॉल जो है ये राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 में इसको देखा है, उसको आप लोग याद कर जाइएगा, तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाइएगा, तो उसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, परासरणी दाब बढ़ता है जब ऑप्शन ए तापक्रम बढ़ता है, ऑप्शन बी तापक्रम घटता है, ऑप्शन सी आयतन बढ़ता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परासरणी दाब क्या है? परासरणी दाब परासरण को रोकने के लिए लगाया गया दाब है। और परासरण दाब कब बढ़ता है? परासरण दाब कब बढ़ेगा? जब वाष्प दाब बढ़ेगा। और वाष्प दाब कब बढ़ेगा? जब ताप बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तापक्रम बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण है। बर्फ का ताप घट गया है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयव का एंथैल्पी परिवर्तन होता है। एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, शून्य। अगला क्वेश्चन है, HCl और H2O के स्थिरक्वाथी मिश्रण में होगा। ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम क्वेश्चन था, जिसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। तो ये आप लोग जानते हैं कि आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है पीनट माइनस पीएस बटा पीनट। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समुद्री जल का परिसारक दाब लगभग होता है। परिसारक दाब कितना होता है समुद्री जल का? तो ये होता है 30 ATM। क्वेश्चन नंबर 32, किसी घोल के परासरण दाब का संबंध दिया गया है। किसी घोल के परासरण दाब का संबंध दिया गया है, सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा पाई बाई सी इज इक्वल टू एस टी। हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई भी बराबर एन आर टी होता है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई बराबर एन बाई भी आर टी। और एन बाई भी क्या है? तो ये कंसंट्रेशन है, यानी सांद्रता है, सी आर टी। अगर इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, पाई बाई सी बराबर आर टी। यही चीज यहां पे दिया गया है, जहां पर आर के बदले में एस लिखा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पीवी बराबर एस टी में एस का मान किसके बराबर है? पीवी बराबर एस टी में एस का मान किसके बराबर है? तभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है कि ये आर के मान के बराबर है। 34 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो एटॉमिक मास कितना होता है? ए बराबर होता है पी प्लस एन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। ये कौन सा ऑप्शन है? तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में, परमाणु के न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन 35 नंबर, शुद्ध जल का पीएच होता है। तो ये आप सब पहले से जानते हैं, शुद्ध जल का पीएच होता है 7, क्योंकि ये उदासीन होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर है।